एंड फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी क्वेरी आती है मन में, कुछ बात करनी है, तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि अदरवाइज ओके। स्क्रीन जूम इन जूम आउट ज्यादा होगा तो मुझे बता देना। यश ठीक है, अभी तो ठीक है। चलो तो लास्ट क्लास पे हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्सेस पे छोड़ा था लेक्चर। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। और आज मैंने जैसा तुम्हें पहले बताया था कि वी विल स्टार्ट मैथ्स। तो सबसे पहले वो जो फर्स्ट चैप्टर दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, एंड जो न्यू ज्वाइंड है तो डोंट वरी, फिजिकल वर्ल्ड एक जनरल ओवरव्यू फिजिक्स का, इट हैज नथिंग टू डू विद द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ द फिजिक्स, है ना। क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यू कैन, आई विल शेयर यू विद दैट वीडियो, यू कैन सी, एंड अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से बात कर लेना। तो आगे उसके कंटिन्यू करता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अच्छा पहले एक बात, हाँ यस, मैंने एक होमवर्क दिया था ना, क्वेश्चन। चलो पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक मैथ्स का क्वेश्चन लिया था मैंने, सिंपल, क्योंकि मैथ्स स्टार्ट करना है तो जस्ट आई वांट टू चेक कि क्या लेवल है तुम्हारे मैथ्स का। तो ठीक है, कुछ लोगों ने किया, बट गुड थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैज अटेम्प्टेड, है ना। अच्छा किया, काफी अच्छे से किया, कोशिश की है लोगों ने। तो चलो मैं उसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। और टेंशन नहीं लेनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथ्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैथ्स की चीजें हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे यहाँ पे। जितनी फिजिक्स को के लिए मैथ्स चाहिए मैं उससे ऊपर ही रखूंगा तुम्हें। तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार मेरे को मैथ्स की वजह से फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ था, एक डायग्राम दिया हुआ था, एक रेक्टेंगल था, दिस रेक्टेंगल, और उसमें एक दो सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हुए थे। सेमी सर्कल एक कैसा था वो, ऐसा था एक, एंड वन इज दिस, एंड एक ऐसे लाइन ड्रॉ की हुई थी। ऐसा कुछ नाउ, तो ये जो लाइन है ये दी हुई थी, इसकी लेंथ, तो मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं। ओ, दिस इज ए, यू कैन राइट एनीथिंग, है ना। मैं ले लेता हूं से ओ ए बी सी, ओके, दिस इज डी, दिस इज ई, ओके। एक यहाँ पे क्वार्टर सर्कल, बड़ा सर्कल का एक पार्ट दिखाया था, एक छोटा सर्कल सेमी सर्कल इधर बनाया हुआ था। फिर तुमसे पूछा था फाइन, क्वेश्चन वाज दैट फाइन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, ओके, ये क्वेश्चन था। तो देखो मैथ्स और एनी सब्जेक्ट, है ना, जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है ना, तो याद रखो, to approach the problem remains same irrespective of the nature of subject, whether it is physics, whether it is chemistry, whether it is maths, कुछ फर्क नहीं पड़ता, या लाइफ की भी प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम आती है फिर उसको हम समझते हैं। देखो दो चीजें होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एक होता है कि व्हाट इज प्रॉब्लम, है ना। तो प्रॉब्लम अगर तुम समझ गए कि क्या पूछ रहा है तो उसके बाद 50% काम हो जाता है। तो व्हाट इट इज आस्किंग, तो मेरे को सर्कल में फंसने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, मेरे को एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल पे फोकस करना है, ऐसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। सेकेंड थिंग इज दैट कि व्हाट आर द गिवन इंफॉर्मेशंस, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्लू होगा, है ना, कुछ ना कुछ कहीं पे क्लू होगा, तो उस क्लू को देखो, तो दैट इज द गिवन इंफॉर्मेशन। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, गिवन दैट, गिवन दैट, क्या गिवन है, इसकी लेंथ दी हुई दिस ओ डी, ओ डी दैट इज 5, जो भी है, सेंटीमीटर मीटर व्हाटएवर, है ना, यूनिट से मतलब नहीं है, बट 5 यूनिट इज दिस, 5 सेंटीमीटर। चलो, एंड क्या दिया हुआ था, ये एक सेमी सर्कल है ना, एंड एक क्वार्टर सर्कल है। अब देखो ये गिवन इंफॉर्मेशन है, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, टू सर्कल्स आर देयर, वन इज बिगर वन एंड वन इज स्मॉलर वन, एंड
one length is given, only one length is given, that is OD 5 centimeter. That's it. These are the given information. One large, मैं लिख सकता हूं, one large circle, not complete circle, it is a part of circle, but complete circle बनाओगे तो पूरा बाहर जाएगा, but हमें उसकी जरूरत नहीं है. One large circle and one small circle. देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, बट ये सब तुम्हारा, ये सब बिल्कुल मैकेनिकल होता है. जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है, तुम्हारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, तो तुम्हारे ये सारी चीजें तुम्हारे ब्रेन मैपिंग का पार्ट है, ये तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक चलेगा. ठीक है, तो ये मैंने फिलहाल लिख दिया कि ओडी इज 5 सेंटीमीटर, एक बड़ा सर्किल एक छोटा सर्किल. दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन. दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन. नाउ अब मेरा टास्क क्या है, व्हाट इज द अवेलेबल इंफॉर्मेशन आई हैव, कि मेरी नॉलेज क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो मेरे को क्या पता है, एज वी नो, क्योंकि इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले क्या मेरे को एरिया निकालना आता है क्या रेक्टेंगल का? यस. क्या होता है? तो एरिया ऑफ, बिकॉज आई नो दिस इज द गिवन एंड दिस आई नो. नेक्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना. दो कॉन्सेक्यूटिव साइड्स, एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज ओ ए, एक साइड लेता हूं मैं, इनटू ओ सी, ये कर लेना है. ठीक है. अब देखो कुछ चीजें हैं, जैसे मैं बार बार नहीं लिखूंगा ओ ए, ओ बी, ओ सी, तो मैं कुछ वैल्यूज असाइन कर दूंगा. मैं बोलूंगा कुछ ले लेते हैं, तो चलो वहां से स्टार्ट करते हैं. मैं बोलता हूँ लेट सपोज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वन साइड और एडजस्ट साइड. तो जो आपस आमने सामने की साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं. ओके, तो मैं कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूं. तो आई सपोज दिस इज y, OC इज y, एंड OA को मैं डिवाइड कर, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं. कैसे? देखो, अब व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, जैसे मेरे को पता है, अब मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि यार क्या क्या मैं लिख सकता हूं. मेरे को OA इंटू OC, दो साइड का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो मैं पहले वैल्यू देता हूं. तो सर्कल, जहां पे भी सर्कल देखा, तो मेरे को इमीडिएटली सर्कल की प्रॉपर्टी याद होना चाहिए. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, कि एक सेंटर होता है. तो क्या इस सर्कल का सेंटर पता है तुम्हें? यस, दिस इज द सेंटर. क्या इस सर्कल का सेंटर पता है? यस, कहीं होगा यहां पे बीच में, बिल्कुल. ठीक है, तो चलो मैं इसको लेता हूं, इसको O बोला, इसको चलो ले लेते हैं E F. F, ओके, सेंटर O. तो मैंने क्या निकाला, O एंड F आर सेंटर्स ऑफ सर्कल, ऑफ टू सर्कल. ओके, नाउ पहला सर्कल है तो प्रॉपर्टी हो गई सेंटर, मैंने उसको देख लिया. तन्मय ने पूछा है कैन वी अज्यूम द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल. नो, वी नीड नॉट टू अज्यूम बाबा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पे सेंटर होगा, बीच में होगा ऑब्वियसली. दिस, ये डायमीटर बनेगा, तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी हुई ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. और ये होगा सेंटर इस बड़े वाले सर्कल का. नेक्स्ट, रेडियस की बात करेंगे. तो सोच कर देखो, ये बड़ा सर्कल है, तो सर्कल का हर एक रेडियस सेम होता है ना. तो दिस इज वन रेडियस एंड दिस इज अनदर रेडियस. तो अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y, है ना. तो मैं यहां से इसको देखो डिकोड कर रहा हूं, मैं धीरे धीरे ओपन कर रहा हूं. तो ये भी y हो गया. चलो मैं इस सर्कल का रेडियस अज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि इसको नहीं माना. तो लेट्स सपोज दिस रेडियस इज x, दिस रेडियस इज x. अब स्टार्ट करते हैं. ये मैंने अज्यूम किया छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल x, बड़े वाले सर्कल का रेडियस y, एंड लकीली दैट रेडियस इज इक्वल टू द वन साइड. तो नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हाट, क्या हो जाएगा? देखो, साइड इज दिस साइड इनटू दिस दैट साइड, तो वन साइड इज y, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड साइड देखो, अब जो तुमने अज्यूम किया है उसके टर्म में लिखने की कोशिश करो. तो व्हाट वी कैन राइट दिस साइड, OE प्लस EA, OE plus EA, है ना. and what is OE? Y, and EA is nothing but diameter, करेक्ट है ना. तो रेडियस का डबल होगा, तो EA is what, 2x. तो what we can write next, second side is y plus 2x. तो मल्टीप्लाई कर दो. तो मल्टीप्लाई करने में क्या मिला, y स्क्वायर प्लस
2x into y. This is the area. Now सोच कर देखो, ये मैंने एक ग्राउंड वर्क प्रिपेयर किया, जो ये दिया था उसी से मैंने निकाल के रख दिया. नाउ इफ एनीवे आई कैन फाइंड दिस y स्क्वायर प्लस 2xy. देखो पहला कंफ्यूजन क्या होता है, लोग कोशिश करते हैं सर मेरे को x और y चाहिए इंडिपेंडेंटली, या फिर दूसरा कंफ्यूजन, सर मेरे को ना दोनों साइड निकल आए ना, अगर मेरे को OA पता चल जाए और OC पता चल जाए तो देन आई कैन फाइंड द एरिया. बट प्रॉब्लम इज दैट ये सब 9th-10th में होते थे ना, जब अपने को सिंपल क्वेश्चन पूछते थे कि टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया. जहां पे प्लेन इंफॉर्मेशन, जस्ट यू हैव टू पुट दैट इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्मूला. यहां पे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, देन यू हैव टू मॉडिफाई द गिवन इंफॉर्मेशन इनटू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. प्रोसेस करना होता है, और यही स्किल डेवलप करनी है. वी हैव टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. तो ये मैंने प्रोसेस किया, थोड़ा थोड़ा किया, तो मेरे को समझ में आया. ये ऑल ऑफ सडन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आएगा. तो नाउ ये मेरे को मिल जाए, आप कुछ और करते हैं, क्या कर सकते हैं. अब देखो अभी तक मैंने इसका यूज नहीं किया, ये भी तो, इसका भी तो यूज करना है. दिस इज अनदर क्लू. अब इसका यूज करने वाला हूं मैं. तो इसका यूज करोगे तो देखो कैसे कर सकते हो. अब देखो ये, और सर्कल में एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, देखो F एक सेंटर होगा. if I draw any line just touching the circle, if I draw a line just touching, not cutting, okay, अगर ये हो गया तो this line is cutting the circle and this line is touching. touch मतलब just one point पे touch करेगा ना, ठीक है. तो इसको बोलते हैं tangent. ये हम सीखेंगे डिटेल में, टेंशन नहीं लो. बट द लाइन जस्ट टच द सर्कल एट सिंगल पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट. समझ में आ रही बात. तो इसको टेंजेंट बोलते हैं. और नाउ सेंटर से अब क्या प्रॉपर्टी होती है, इफ यू ड्रॉ या इफ यू मैच द पॉइंट ऑफ टच टू द सेंटर. जैसे ये मैंने एक मिला दिया, ये सेंटर O सपोज. तो सेंटर से अगर इस लाइन को जहां पे टच किया उस पॉइंट को मैच कराया, तो दैट लाइन will be perpendicular to the radius. That tangent will be perpendicular to the radius. Radius ही तो हुआ ना. सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को ज्वाइन करोगे तो all is radius. तो याद रखो tangent is always perpendicular to the radius, या angle between tangent and radius is always perpendicular. मैं ऐसा बोल सकता हूं, angle between tangent and radius is always what, 90 डिग्री. ठीक है, परपेंडिकुलर होता है. ओके चलो अब ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं. तो सोच कर देखो, ये सेंटर है सर्कल का, तो मेरे को ये प्रॉपर्टी मेरे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी, इसकी दिया नहीं था लेकिन मेरे पास थी. तो मैंने अब इसको मैच कराया. अब यहां इस पॉइंट से इसको मैच करा दो बस. तो तुम्हें पता है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज किया. नाउ दिस लाइन FD इज परपेंडिकुलर टू OD. ये 90 डिग्री हो गया. देखो नाउ अब तुम्हें दिखेगा कि एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है. तो नाउ ट्रायंगल OFD किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज नोन एज राइट एंगल, है ना. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो उसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं. बाय यूजिंग पाइथागोरस व्हाट वी कैन से, हाइपोटेनस स्क्वायर, पाइथागोरस बोल सकते हैं ना. हाइपोटेनस स्क्वायर, व्हाट इज हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है. तो OF, तो what we can write, OF square is equal to base and perpendicular जो भी है, तो OD square plus FD square. सिंपल. अब तुम रखो वैल्यू. देखो तुम सोचोगे सर क्यों कर रहे हो यार, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट आई हैव ओनली दिस वे. क्योंकि जैसे देखो जब डिटेक्टिव्स होते हैं ना, तो जब डिटेक्टिव किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, जब उनको एक चेन मिलती है सिर्फ. दे डोंट नो द डेस्टिनेशन, दे डोंट नो द फाइनल रिजल्ट, बट व्हाट दे डू, दे ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स. जैसे दो डॉट्स के बीच की लाइन मिसिंग होती है तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो इन द सेम वे यू आर डिटेक्टिव एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस केस, है ना. ये केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो. तो मेरे सामने जो जो इंफॉर्मेशन है मैं उसको देखूंगा, बात का बाद में देखेंगे.
और पक्का है अगर ये क्वेश्चन राइट है तो डेफिनेटली यू विल फाइंड समथिंग एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन, अगर तुम सही तरीके से चलोगे तो मेरे सामने ये ऑप्शन था, मैंने किया। अब चलो आगे देखते हैं। ओ एफ, व्हाट इज ओ एफ? ओ एफ, ओ एफ दिस, तो वैल्यूज डालो ओ एफ की। व्हाट इज ओ एफ? क्योंकि वाई और एक्स यही तो दो चीजें अज्यूम किया हमने। ओ एफ इज ओ ई प्लस ई एफ, ओ ई इज वाई, ई एफ इज एक्स, तो वी कैन राइट वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी। व्हाट इज ओडी? ओडी गिवन 5, तो इसको हुआ 5 स्क्वायर प्लस एफ डी, वीडियो फ्रीज हो गया। यश वीडियो फ्रीज हो गया क्या? यश अगेन, तो मैं ये बता रहा था कि यहां पे हम पहुंचे। ओके, देन ओ एफ इज वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ओडी इज गिवन 5 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज एफ डी इज व्हाट? अगेन रेडियस ऑफ दिस स्मॉल सर्कल एंड दैट इज वी हैव अज्यूम्ड एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा? देखो ये और ये एक्स ही तो होगा ना, क्योंकि पूरा रेडियस है। देखो सेंटर से इस सर्कल के किसी पॉइंट को कनेक्ट करोगे, दैट इज रेडियस। यशरुत, कोई डाउट है? केवल, कोई प्रॉब्लम है? नो, ओके, ठीक है। तो ऐसा हमने लिख दिया, तो फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो नाउ ओपन इट, तो यू कैन यूज a प्लस बी होल स्क्वायर, सभी को पता होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में क्या हुआ? वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 25। देखो मुझे नहीं पता था ये आने वाला है, बट फाइनली मुझे मिला और तुरंत स्ट्राइक हुआ, अरे यार यही तो है। देखो एरिया क्या था? वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अल्टीमेटली आई फाइंड डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मुझे x की अलग से y की अलग से वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? डायरेक्ट। तो मैंने वो दिखा लिया, तो मैंने बोल दिया फाइनली दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आंसर, दिस इज आंसर। काफी लोगों ने किया था, है ना? काफी लोगों ने अच्छा किया था। और सुनो, कुछ लोगों ने यहां पे एक प्रॉब्लम की है, उन्होंने साइड्स की वैल्यू निकाल ली। जस्ट थिंक, जैसे एक एग्जांपल मैं देखा था तुम्हें। फॉर एग्जांपल लोगों ने एक टेक्निक यूज किया, जैसे सपोज 25 इज मैंने बोला चलो a प्लस बी इज 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? यू कैन नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं बोल सकते तुम ना, बिकॉज a एंड b सम इज 25, बट व्हाट इज a एंड व्हाट इज b वी कैन नॉट से, है ना? जब तक हमें फाइनल वैल्यू ना बताओ हम इसको बता नहीं सकते। ओके, तो ये चीज नहीं करनी है। कुछ लोगों ने अरेंज करने की कोशिश की है, एंड remember one thing, if you want to find two unknowns, here a and b are two unknown,
तो जितने अननोन होंगे ना उतनी इक्वेशंस चाहिए अपने को। यहाँ पे एक इक्वेशन है, तो इफ यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b देन यू हैव टू हैव मिनिमम 2 इक्वेशंस। तो एक और इक्वेशन होनी चाहिए, बट वी ओनली वन इक्वेशन, तो वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हुआ। नाउ टेल मी, किसी को डाउट है इसमें तो यू कैन आस्क। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। यस, डाउट है किसी को? बोलो। ओके ठीक है। यश, यश पाटिल। हाँ सर, समझ गया सर। समझ गया, ठीक है। देखो ये मैंने जस्ट एक तुम्हें दिखाने के लिए एग्जांपल लिया था कि मैथ्स हमें कहाँ कहाँ भी प्रॉब्लम दे सकती है और क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से आती है चीजें, ऑल ऑफ सडन नहीं आएगी, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप चलेगा कि नहीं, इन विच वे आई हैव टू थिंक, है ना। तो एप्टीट्यूड डेवलप होता रहता है वो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को डिटेल में करो, है ना, शॉर्टकट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फिर हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। चलो तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस, जो हम फिजिकल वर्ल्ड में लास्ट देखते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। तो मैंने बताया था in nature we find 4 type of forces, है ना, that is known as fundamental forces of nature. One is gravitational, second is electromagnetic, third is strong nuclear force, and fourth one is weak nuclear force. Now one by one we will discuss the basic properties of all these 4 forces. डिटेल में हम जब चैप्टर चलेगा फिर हम पढ़ेंगे, बट अब व्हाट वी विल डू नाउ, हम सिर्फ उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके और देखो, मुझे नहीं पता है कि आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। हाँ, क्या किस चीज को नाम देना चाहते हैं? किसको? वेदिका बोलो, किस चीज को नाम? वेदिका या? हाँ बोलो। Yesterday you talked about the fifth force that might be added to the fundamental force. नो, फिफ्थ फोर्स, ओके। अभी तक कोई नाम नहीं दिया है उसको, अभी कुछ ऐसे कॉइन, एक टर्म कॉइन किया था, लेकिन तब से मैंने दोबारा उसकी न्यूज देखी नहीं। एक्चुअली ये एक पेपर पब्लिश हुआ था नासा की तरफ से, उसमें मेंशन था, तो मैंने एक्चुअली जब मैं जनरल पढ़ रहा था उसमें मुझे दिखा था, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड विद यू। इट इज नॉट ऑफिशियल, है ना, ये इसका ऑथेंटिक नहीं है, तो अभी तक चलेगी बात। कुछ नाम दिया भी था, बट that name was given by one scientist, that is not accepted yet. Okay, Okay. yes, तो हम बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे कुछ नए टर्म सीखोगे तुम, और वो टर्म पूरी फिजिक्स में तुम्हें हर एक चैप्टर में दिखेगा। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू फेमिलियर विद दैट नेम, है ना, वो तुम्हें पूरा समझ में नहीं आने वाला अभी, है ना। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं बात करता हूं पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिस्ट डाउन करेंगे, नंबर 1, एक एक करके देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, लाइक if I ask what is gravitational force, what is gravitational force, can you tell me? Sir, Yash Patil, it is the force of mutual attraction between any two objects. Any two objects, okay. कोई और ऐड करना चाहेगा? What is gravitational force, कोई ऐड करना चाहेगा? देखो, you are right कि it is the mutual attraction force between any two objects, but one thing we have to add, gravitational force, what is the main thing, what is the main material, main thing that create gravitational force? Mass, yes. So we have to add कि the force of attraction between any two thing because of mass, because attraction force और भी वजह से हो सकता है। अट्रैक्शन फिर सिर्फ ग्रेविटेशन से नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी होता है, मैंने बताया था तुम्हें। तो ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा अट्रैक्शन फोर्स
जो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आए, मास की वजह से। तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, attraction originated due to mass, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एक तो ये हो गया। ये जूम इन जूम आउट हो रहा है क्या बार बार? ये बोर्ड क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास। तो देखो इसको न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, वो हम लिख लेते हैं। सपोज मास की वजह से, तो एक पॉइंट मास इमेजिन करते हैं, तो एक पॉइंट मास m1 है और उससे कुछ डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट मास रखा हुआ है m2 एट सर्टेन डिस्टेंस r। m1 एंड m2 आर टू पॉइंट मासेस। तुम पॉइंट मास वैसे मास समझो, मैं बाद में दूंगा क्यों पॉइंट मास हम बोलते हैं ना। देयर इज नथिंग लाइक पॉइंट मास, ओके। इन रियलिटी, इन रियल लाइफ वी डोंट डील विद पॉइंट मास, बट हम पॉइंट मास पे क्यों लेते हैं? बिकॉज आवर पर्पस इज टू बिल्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए पॉइंट मास बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इट्स लाइक कि अगर तुम्हें सपोज टेस्ट देना है, फाइनल टेस्ट देना है, तो फाइनल टेस्ट डायरेक्ट देने तो नहीं चाहते हो ना, कुछ डमी टेस्ट देते हो ना, जिसको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट बोलते हैं। तो फाइनल देने से पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो थियोरेटिकली हम प्रैक्टिस करने के लिए, टू मेक आवर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग या टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन बेटर वे, वी डू दिस, कि एक इमेजिन करते हैं एक पॉइंट मास है, ठीक है। तो पॉइंट मास m1 m2 प्लेस्ड एट डिस्टेंस r। तो न्यूटन ने क्या बोला कि न्यूटन ने बोला this point mass will attract this and this point mass will attract this, समझो। तो मैंने इसका नंबर 1 नाम दिया, इसका नंबर 2। ये इसको खींचेगा तो इसको ऐसे लिखते हैं, F फोर्स होगा, F फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बट लुक, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय m1 on m2, दिस इज द फोर्स F is applied by m1 on m2। तो किसके ऊपर लगा? 2 के ऊपर। किसने लगाया? 1, तो F21। छोटी छोटी चीज है, F21। व्हाट इज F21? इसको मैं लिख देता हूं, फोर्स ऑन 2 by 1। देखो साइंस का, जैसे मैंने पहले तुम्हें पर्पस बताया, पर्पस ऑफ साइंस टू मेक effort या to make less effort and to get maximum output, या to make our work, our task easier। तो देखो अगर मैं ये सिंबल ना बनाता, ये साइंस ही तो है ना, ये F21 सिंबल ना बनाता, तो मेरे को बार बार ये लिखना पड़ता है फोर्स ऑन 2 by 1। तो सोचो क्या ये अच्छा है क्या लिखना? पहली बात, मेरे मार्कर का इंक वेस्ट हो रहा है, रिसोर्स यूज कर रहा हूं मैं अपनी एनर्जी बार बार इतना मुझे बोलना पड़ता है, फोर्स ऑन 2 by 1, तो मेरी खुद की एनर्जी भी लॉस हो रही है। सेकंड थिंग, ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और आज के डेट में तुम्हें पता है फाइट किसके लिए, स्पेस के लिए हो रही है। तो इसको हटा के एक सिंबल, सिंबल्स का मीनिंग यही होता है, सिंबल मींस टू एक्सप्रेस अ बिगर थिंग इन अ स्मॉलर वे, इन अ कंसाइज वे। तो यहां पे हम लोगों ने इसको हटा के F21 लिखा। तो नाउ अब से अगर मैंने ये लिखा F21, तो तुम्हारे मन में होना चाहिए F21 मींस फोर्स ऑन 2 by 1, क्योंकि 2 कोई चीज है, उसके ऊपर 1 से फोर्स लगाया है, ठीक है। इन द सेम वे, ये तो m1 ने फोर्स लगाया, लेकिन ऐसा नहीं होगा सिर्फ m1 लगाया, m2 भी फोर्स लगाएगा। किसके ऊपर? m1 के ऊपर। तो ऐसे लगाएगा इधर अपनी तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मतलब टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये भी फोर्स F होगा, लेकिन अब ये किसके ऊपर लगा है? 1 के ऊपर। किसने लगाया है? 2 ने, F12, ठीक है। F1 फोर्स ऑन 1 by 2। क्लियर है बात? समझ में आ रही बात? तो दूसरा प्रॉपर्टी, ये तो किसकी वजह से आया? मास की वजह से। तो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया कि ये जो फोर्स है ना, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में F12 एंड F21 आर इक्वल। इसको ऐसे देखो, बार ऐसे बना देते हैं ना, अगर किसी चीज के सामने ऐसे लिखा हो तो मैग्नीट्यूड समझना, मतलब प्लस माइनस उसमें हमें मतलब नहीं होगा, मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। ये सब वेक्टर सिखाऊंगा तो डिटेल में, इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखो अभी जो मैं बताऊंगा ना, वो बहुत सारी चीजें वो बताऊंगा जो मैंने सिखाई नहीं अभी, जस्ट मैं तुम्हें उसकी समरी देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
तो F12 मैग्नीट्यूड, इसका इस सिंबल का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ F21। तो न्यूटन ने क्या बोला कि बोथ द मास विल अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। देखो ये इस पे इधर लगा रहा है, तो ये वाला इस पे इधर लगा है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। ठीक है, तो बोला ठीक है, तो सोच कर देखो, मेरे को अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो जस्ट आई हैव टू फाइंड ओनली वन, या तो इसको फाइंड कर लो या इसको फाइंड कर लो। तो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया फिर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मास विल बी व्हाट, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये सभी को पता होगा, एक रिलेशन निकाला उन्होंने। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला दे दिया। तो पहली चीज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास, तो मास नहीं होगा तो ये नहीं होगा। सुनो, नंबर 2 प्रॉपर्टी, इट इज always attractive in nature. What is mean? Gravitational force can never be repulsive till date. We don't know, हो सकता है कभी आ जाए, इसीलिए मैंने कल बताया था कि ये लॉ है, चेंज भी हो सकता है, कुछ ऐसा मैटर मिल जाए जो एक दूसरे को रिपेल करे, तो हो सकता है। बट अभी तक हम क्या मान के चलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। और सुनो नंबर 3, किसी को डाउट होगा इमीडिएटली बोलेंगे। नंबर 3, अच्छा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एनीवन नो न्यूटन्स थर्ड लॉ? यस सर। हाँ बोलो, नाम बोलो पहले अपना। जानवी। क्या बोला? जानवी। जानवी। ओके बोलो। Every action force has an equal and opposite reaction force which acts as simultaneously, equal and opposite। ठीक है, अब सुनो, अब मैं एक स्टेटमेंट देखो, जो थर्ड लॉ है, मैं यहाँ पे थर्ड लॉ फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो इसने बता दिया थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तुमने डेफिनेशन बताई, टेक्निकल बिल्कुल बुकिश डेफिनेशन बढ़िया से बताई। नाउ अब अप्लाई करके बताओ, इज थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल, या डू यू फाइंड थर्ड लॉ इन दिस फेनोमेना? अब ये कौन बताएगा मुझे, एक्सप्लेन करके दिखाओ कहां थर्ड लॉ लग रहा है यहाँ पे, कौन बताएगा? वेदिका बोलो। Excuse me, sir. Yes. Who is this? Sir, this is Karan. Karan, yes, बोलो। Sir, by the force which Earth is pulling us, the same force we are also pulling the Earth. With the same in force. Opposite direction. Opposite yes, direction. ठीक है, तुम अर्थ के पास चले गए, बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे जैसा एग्जाम्पल बताया, तो देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ बिल्कुल सही है, यहाँ पे वैलिड है। क्यों? M1 M2 को अट्रैक्ट कर रहा है खुद की तरफ, यस, एंड M2 M1 को उतनी अमाउंट से बट अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया, तो हो गया ना एक्शन रिएक्शन। किसी को तुम एक्शन पकड़ लो, सपोज M1 ने एक्शन दिया, एक्शन किया M2 के ऊपर, तो M2 ने रिएक्शन किया M1 के ऊपर, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के, ये देखो ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं इक्वल अमाउंट में बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो दैट्स व्हाई वी कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर। You cannot find gravitational force isolated way, है ना? You will find always gravitational force in pair, कोई ना कोई लगा। जैसे अभी एग्जांपल दिया करण ने कि अर्थ ने, सपोज जैसे न्यूटन का एग्जांपल लेते हैं, एप्पल गिरा नीचे, तो न्यूटन को लगा अर्थ ने एप्पल को खींच लिया नीचे, तो अर्थ ने कोई फोर्स लगाया था एप्पल के ऊपर। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट not only earth applied force on apple also applied force on earth in equal amount।
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ ने, सपोज अर्थ ने, फॉर एग्जांपल अर्थ ने अगर 2 न्यूटन फोर्स लगाया एप्पल के ऊपर, तो एप्पल ने भी कितना लगाया, 2 न्यूटन, ओके, लेकिन उसका इंपैक्ट अर्थ पे कम होता है, एप्पल पे ज्यादा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए जैसे मैं दीवार पे अगर हाथ मारूं, मैंने मुक्का मारा दीवार पे, तो मैंने फोर्स लगाया दीवार पे ऊपर, सपोज 100 न्यूटन, तो ऑब्वियसली दीवार, न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है, दीवार भी मेरे हाथ पे 100 न्यूटन फोर्स ला लेगा, लेकिन इंपैक्ट किस पे ज्यादा होगा, मेरे ऊपर, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, दीवार को कुछ नहीं होगा, क्योंकि दैट इज द मैटर ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और सुनो, सपोज मेरे और तुम्हारे बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। नाउ सपोज हम दोनों पानी में चले जाएं, अभी तो एयर में बैठे हैं ना, हम दोनों सेम डिस्टेंस में हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया हमने सेम, नाउ हम वाटर के अंदर जाते हैं, तो बताओ क्या वहां पे मेरा जो, मेरे तुम्हारे बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट विल डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन सेम? बोलो क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स? या समझो मेरे और तुम्हारे बीच में कोई दीवार आ जाए, है ना, हमारे तुम्हारे बीच में किसी ने दीवार खड़ी कर दी, अब मेरे और तुम्हारे बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, क्या लगता है? सेम, गौतम। तो याद रखना, फोर्स प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन वेरी स्पेशल और वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही नहीं होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता। तो क्या हो, इसमें अगर बीच में मीडियम डाल दिया तो उसको मीडियम बोलते हैं। जैसे मेरे तुम्हारे बीच में जो दीवार आ गई, या मेरे तुम्हारे बीच में जो पानी आ गया, पहले हम एयर में थे, अभी हम पानी में चले गए, तो द थिंग दैट इज इन बिटवीन अस, दैट इज कॉल्ड एज मीडियम। तो it is, gravitational force is unaffected by medium, या medium has no role in deciding the strength of gravitational force। तो gravitational force पे medium का कोई फर्क, तुम पानी में हो, बीच में ग्लास डाल दो, बीच में दीवार डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, नंबर 5, देखो अभी आगे क्या, सुनो। जैसे एक कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर ये आपने जो मास बोला, तो डेंसिटी का क्यों, कुछ लोग बोलते हैं डेंसिटी का इफेक्ट नहीं आता। देखो, जब मैं एनालिसिस ग्रेविटेशन सिखाऊंगा तुम्हें, इसी फॉर्मूले पे कम एटलीस्ट 4-5 डेज हम डिस्कशन करेंगे विद डिफरेंट एंगल्स। तो देखो, मैं अगर तुम्हें बात करूं फॉर अ गिवन मास, जैसे डेंसिटी क्यों बोलते हैं, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जहां डेंसिटी रोल प्ले करेगा, तो वो व्हाई, सुनो। सपोज एक बॉल है, ठीक है, और एक दूसरी बॉल है, एक की डेंसिटी कम है, दूसरी की डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंस है, और ये इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, लेकिन दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। ऐसा पॉसिबल है ना, डेंसिटी सेम है बट मास, सॉरी डेंसिटी डिफरेंट है बट मास तो सेम हो सकता है ना। तो इसीलिए बोलते हैं अल्टीमेटली जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, इज देयर एनी मेंशन ऑफ डेंसिटी इन दिस? नहीं। किस बात पे डिपेंड करता है? सिर्फ मास। उसको सिर्फ और सिर्फ मास से मतलब है, डेंसिटी कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अलग बात है कि डेंसिटी अफेक्ट मास डिस्ट्रीब्यूशन, density affect mass distribution, but ultimately gravitational field affect by mass। समझ में आ रही तुम्हें बात, है ना? बात समझ रहे हो ना? जैसे देखो, एक एग्जांपल दिखाता हूं। your success depend on your effort, your success depend on your effort, okay, but your effort depend on your distraction। for example, जितना डिस्ट्रैक्ट होगे तुम अपने गैजेट्स में चले जाओगे, यूट्यूब, पबजी, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्ट्रैक्ट यू। तो योर सक्सेस डिपेंड ऑन योर एफर्ट, बट योर एफर्ट डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो इनडायरेक्टली व्हाट वी से कि डिस्ट्रैक्शन विल अफेक्ट योर सक्सेस, बट डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? योर एफर्ट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? डिस्ट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं किया सक्सेस। सक्सेस किस पे डिपेंड कर रहा है?
एफर्ट पे। अगर ऐसा हो जाए, इफ इट हैपन्स कि डिस्ट्रैक्शन कुछ भी है लेकिन तुम्हारे एफर्ट में कमी नहीं आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, एफर्ट में कुछ भी, डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो, एफर्ट में कमी नहीं आए, देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। समझ में आ रही बात? इन द सेम वे फोर्स को सिर्फ मास से मतलब होता है, डेंसिटी कुछ भी हो, अगर मास चेंज नहीं हुआ तो फोर्स चेंज नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सभी को? किसने पूछा था एक क्वेश्चन कल डेंसिटी वाला? किसने पूछा था? किसी ने मैसेज किया था मुझे, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। ओके ठीक है, समझ गया। किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ क्यूरियोसिटी हो कि नहीं सर ऐसे नहीं वैसे कुछ हो सकता है, तो बोलो, है ना? नाउ नेक्स्ट, अब सुनो, नंबर 5, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो क्या वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है क्या? एक क्वेश्चन तो मन में आएगा ना कि डज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस या इनसाइड एटम? क्या लगता है न्यूक्लियस के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स काम करता होगा कि नहीं? आर्यन बोलो। ओमकार, यस ठीक है, बिल्कुल सही है। ग्रेविटेशनल हर जगह काम करता है, एवरीवेयर ग्रेविटेशनल वर्क वेयर एवर मासेस आर देयर। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का मास होता है, कम होता है बट होता है, प्रोटॉन का मास होता है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। प्रोटॉन 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 के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, देयरफॉर देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसको बोल, और हाँ साथ में प्लैनेट्स के बीच में भी करता है, इंटर प्लैनेटरी डिस्टेंस पे, सन एंड अर्थ, वहां पे भी ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, यूनिवर्स में भी काम करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज a long range force work at subatomic level and celestial level, ठीक है, celestial level, ये हर जगह काम करता है, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स बोलते हैं। नंबर 6, देखो सिर्फ ये मैं एक तुम्हें लिस्ट बनाकर दे रहा हूं कि क्या है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या कर सकते हैं इसमें? दूसरा प्रॉपर्टी होती है, कोई भी फोर्स, इफ एनी फोर्स इज लाइक दिस, कि डिस्टेंस इनवर्स ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, ऐसा बोलते हैं। 1/r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू masses and 1/r is the inverse of that distance and this is square। तो अगर कोई फोर्स इस तरह से डिपेंड करे तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सिंपल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स follows इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिस्टेंस का इनवर्स होना चाहिए एंड स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऐसा फॉलो करता है प्रॉपर्टी। नंबर 7, नेक्स्ट देखो, जस्ट टेल मी कि एक टर्म तुम्हें सुना नहीं होगा। अगर मैं तुमसे बात करूं कि सपोज M1 इधर है, M2 इधर है, क्लियर, इसके बीच में कोई तीसरा आ गया, या बीच में या कहीं भी हो सकता, समझो ये M3 आ गया, M3, तो बिफोर M3 there is force between M1 and M2. When M3 came, the force between M1 and M2 changes या changed। बताओ क्या लगता है, M1 M2 के बीच का फोर्स चेंज हो जाएगा या फिर सेम रहेगा M3 के आने से पहले और आने के बाद? क्या लगता है? नो। गुड। तो इसलिए क्या होता है,
technically it states like force between any two mass is independent of present and absent of mass m3, है ना? तो बोल सकते हैं F12 force between 1 and 2 remain unaffected by presence and absence of other mass. ठीक है, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, कब चेंज होगा ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स विल चेंज, it is clearly mentioned in the formula, when m1 will change, m2 will change and r will change. ओके, समझ में आएगा? अब एक देखो, मैं बता, ये सब देखो बिल्कुल प्लेन है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है. अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 6th पॉइंट एक्सप्लेन. देखो, कोई भी फोर्स हो ना, एनी फोर्स, अगर कोई फोर्स ऐसा है कि वो जो बीच के डिस्टेंस है उसके इनवर्स के स्क्वायर पे डिपेंड करे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए. पहले r इज द डिस्टेंस, तो 1/r को इनवर्स बोलते हैं ना. एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्स रिलेशन होता है. सपोज देखो, अगर मैंने बोला इफ एनी फोर्स, नॉट ग्रेविटेशन, एनी अदर फोर्स इज लाइक r, f is directly proportional to r. Directly means proportional to r, means if r will increase, force will increase. If distance will increase, it implies that if r will increase, f will increase. ये सब लिखने का तरीका होता है ना. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है. तो इसको कैसे बोलते हैं? f is directly proportional to r, means जो r के साथ होगा ठीक वैसा ही f के साथ होगा. तो डायरेक्ट रिलेशन है. बट if f is 1/r, तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं. इनवर्सली उल्टा हो गया. इट मींस कि if r will increase, f will decrease. इनवर्स हो गया ना. f r बढ़ेगा ना तो f कम हो जाएगा. ठीक है, ये तो इनवर्स हो गया. अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया f is directly proportional to 1/r square, तो दिस इज इनवर्स स्क्वायर, तो दैट इज इनवर्स स्क्वायर. प्रोपोर्शनल इसलिए लगाया क्योंकि मैंने g m1 m2 हटा दिया है. ठीक है, जस्ट आई एम सीइंग द रिलेशन बिटवीन f एंड r, दैट्स व्हाई आई पुट प्रोपोर्शनल साइन. प्रोपोर्शनल साइन क्या बताता है कि वो ये बता, जब कोई ऐसी चीज लिखी रहे ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हो, ये चीज ऐसे, इक्वालिटी का साइन नहीं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हो, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि देयर आर अदर factors other than r that affect f. For example, यहां पे मैंने m1 m2 लिखा है. क्या ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है? नो, this is not the formula of universal of gravitation. This is what relationship between r and f. ठीक है. For question is Vedika, sir, why do we take the square? देखो फिर से अगेन, अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तुम कि सर ये स्क्वायर क्यों लिया, तो मैंने नहीं किया इसको, है ना. इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स फॉल्ट ऑफ न्यूटन, है ना. न्यूटन ने किया. अब फिर पूछोगे सर न्यूटन ने कैसे कर दिया, तो जैसे याद है, व्हाट इज दिस इज लॉ. कल मैंने बताया था, लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड, यू कैन नॉट प्रूव दिस, है ना. बाद में केपलर आए थे, तो केपलर के बाद इसका प्रूव आया. बट जब न्यूटन ने लॉ दिया था तो न्यूटन ने इसको प्रूव नहीं किया था. व्हाट न्यूटन डिड, न्यूटन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दिस फॉर्मूला. उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बताया कि f 1/r स्क्वायर की तरह, r से इस तरह से रिलेटेड है. वेदिका, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, ये बात समझ में आई. तो इसको इनवर्स स्क्वायर बोलते हैं. हाँ देखो, ये तो यार सिंपल बात होगी. अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब देखते हैं कौन बता सकता है. सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया, प्लेन. यहां से ये तो मुझे पता नहीं, हर चैप्टर हर टॉपिक में मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट करूंगा, फिर स्लोली हम अपर लेवल पे जाएंगे. तो जो मैंने अभी तक तुम्हें एक्सप्लेन किया सारी चीजें, नाउ अब तुम मुझे बताओ. मैंने हर बता दिया फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या इफेक्ट होती है. नाउ एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, जस्ट यू हैव टू से ट्रू एंड फॉल्स एंड व्हाई. ठीक है, इफ there is a force between m1 and m2, there is a gravitational force between two point mass m1 and m2. Statement is that if m1 will change, if we change m1, then value of f will change definitely. True, false?
ट्रू ट्रू। फिर से सुन लो, फिर से सुनो। इफ m1 will change, definitely f will change. ट्रू। किसी को इसमें कुछ और क्लेम करना है ट्रू से अलग? सभी लोग ट्रू बोल रहे हैं। कुछ और, कोई और बोलना चाहता है? Excuse me, Because sir. f, हाँ, yes. Who is this? Sir, can it depend on, this is Karan. Can हाँ. it depend on distance? Yes. नहीं, मैंने बोल दिया, चलो distance remains same. If distance remains same and m1 changes, definitely f will change. True. So Vedika here. हाँ, yes. I don't think the force will change because the force exerted by M1 on M2 and M2 on M1 will remain the same as it is equal and opposite. It doesn't matter the mass of M1. It doesn't depend on mass m1. I mean, It depend ना, it depend. Force is, Yes. देखो, अब मैं बताता हूँ। देखो, एक्चुअली स्टेटमेंट्स में बहुत कुछ है। अगर तुम सिंपल तरीके से सोचोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं सर बिल्कुल सही है, अगर m1 को चेंज नहीं करोगे तो फोर्स कैसे चेंज होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें, जस्ट टेल मी, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन मास m1? ट्रू फॉल्स? ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड ऑन मास m1? नो, नो, इट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ मास m1 and m2. फोर्स समझ में तुम्हें आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके फॉर्मूला निकाला था। जस्ट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द फॉर्मूला। बहुत सारी चीजें मिलेंगी। क्या है देखो, फोर्स डजंट डिपेंड ऑन मास m1, फोर्स डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ मास m1 and m2. एग्जाम्पल देखो इधर, एग्जाम्पल देखो। इफ m1 is suppose 3 kg and m2 is 4 kg placed at r distance, okay, then force कितना हो जाएगा? g 3 into 4 by r square, that is 12g by r square, 12g by r square। ऐसे हो गया, ये फोर्स हो गया, ठीक है। नाउ मैं अगर चेंज कर दूं, m1 को चेंज करके मैं कर दूं 2 kg, साइमल्टेनियसली m2 को भी चेंज करके मैंने 6 kg कर दिया, फोर्स बताओ। अगेन 12g by r square। ये तुम्हें समझ में आ रही बात? क्लियर? तो दैट्स वाई मैंने क्या बोला, श्योरली अगर मैं लिखता इट माइट बी सेम, अगर मैं बोलता इट माइट बी, तो लेकिन हाउ यू कैन से विद so much surety that force will remain same, because you don't know anything about the m2. कोई इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दिया, मैंने सिर्फ क्या बोला, m1 changes, then मैंने बोला force will remain same. No, if m1 is changing, what is happening to m2? Is m2 is also changing? अगर m2 चेंज हो रहा है और चेंज भी ऐसे हुआ इस तरह से कि इन दोनों का प्रोडक्ट m1 into m2 remain constant, m1 is changing and m2 is changing, but m1 into m2 remain same, then the force will remain same, force will remain same. किसी को डाउट है इसमें जो मैंने बोला? प्रॉब्लम में बोल दो, किसी को कुछ क्वेरी? ठीक है, समझ में आ रही बात? इसीलिए ना ओपन योर आईज, है ना, दिमाग ओपन करके बैठे रहो कि कैसे क्या, एक चीज को देखना है। देखो ये तुमने बहुत देखा है, यहीं से स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन में, बहुत आगे तक जाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सिर्फ हमारा, मैंने बताया ना 9th 10th में जो फिजिक्स पढ़ी है ना, जो मैंने तुमको होमवर्क दिया था कि वो चार्ट डाउन करो, फॉर्मूला लिखो, तुम देखोगे 11th 12th में जेई और फिर नीट, जो भी लेवल है, ओलंपियाड, केवीपीवाई, सभी फिजिक्स में टॉपिक्स में कोई डिफरेंस नहीं हो, सारे फॉर्मूले सेम होंगे, थोड़े बहुत 10-20% का चेंज दिखेगा तुम्हें, बाकी चीजें सेम होंगी, लेकिन हमारा लेवल ऑफ अप्रोच सेम होगा। फिर से सुन लो, m1 m2, देखो इधर देखो फॉर्मूले को, देखो इस फॉर्मूले से क्या बोल सकते हो तुम, फोर्स डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, क्लियर। फोर्स डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2, m1 into m2 है ना भाई, प्रोडक्ट ऑफ मास। इफ m1 into m2 विल रिमेन सेम, नहीं अयमन सुनाई दे रहा होगा मुझे, ठीक है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक, ओके, आई कैन हियर यू, नो इश्यू। तो प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है ना, m1 into m2,
कांस्टेंट है तो फोर्स चेंज नहीं होगा, ये बात, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कोई डाउट कुछ भी होगा पूछ लेना। ये प्रॉपर्टीज हमने देखी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। अच्छा, वर्क कौन करता है? हु डू वर्क? कैन एनीवन टेल मी? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं मैं, ये मत बोला सर मैं करता हूं काम, नहीं, फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, हु डू वर्क? ऑब्जेक्ट, एनर्जी, कोई और? एनर्जी वर्क करती है क्या? फोर्स, यस, प्रीतिश, ओके गुड। नहीं, दैट इज कौन है भाई ये? ओके गुड। सुनो, अभी हमें अगर मेरे को बात करनी है वर्क की, तो वर्क कौन करता है? फोर्स करता है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्स, वर्क इज परफॉर्म बाय फोर्स। इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो वर्क, इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो वर्क। समझ में आ रही बात? आप सुनो, है तो ये फोर्स ना, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट अल्टीमेटली व्हाट हु इज दिस इज फोर्स, है ना। तो एक यहां से एक नया टर्म निकलता है, फोर्स के भी टाइप होते हैं, है ना। तो मैं अभी तुम्हें वो सारी चीज नहीं बताऊंगा, छोटी सी बात बताता हूं। फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक बोलता है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, एंड सेकंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव। जस्ट टर्म सुनो, ठीक है ना, ये सब आगे बार बार आते रहेंगे, ठीक है, तो वो टेंशन अपनी नहीं है, वो मिलता रहेगा। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वी कैन डिवाइड ऑल फोर्सेस इन दीज टू क्लास। कोई भी फोर्स तुम्हारे सामने होगा, या तो वो कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा। समझ में आ रही? हम ऐसा कर सकते हैं नाउ। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? तो कंजर्वेटिव, जैसे कंजर्वेशन तो सबको पता होगा ना, कंजर्वेशन वहीं से टर्म आया है, मैंने बताया ना, हमेशा टर्म का मतलब समझा करो। कंजर्वेशन सबको पता है, व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन? व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ, पढ़ते हो ना, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज कंजर्वेशन? आरम बताओ। कंजर्वेशन, टू सेव, टू प्रिजर्व, टू कंजर्व, ओके, टू सेव। अच्छा, सेव करना मतलब कंजर्वेशन होता है क्या? सुनो, तो उसे सेव क्यों नहीं बोल देते फिर? कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मीन्स you are allowed to use, you are not restricted, okay, you are allowed to use but you are not allowed to depreciate, है ना। कोई चीज मैं तुम्हें दे दूं, मैं सपोज मैंने तुम्हें कोई सामान दिया, सपोज मैंने पैसे दिए तुम्हें, मैंने तुम्हें 100 रुपीज दिए, मैंने कहा जस्ट कंजर्व दिस 100 रुपीज, कंजर्व दिस 100 रुपीज। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम 100 रुपीज का कुछ भी करो, मैं नहीं बोलने वाला तुम्हें, बट you are not allowed to change 100 रुपीज, कि 100 को 110 नहीं बनाना है, 100 को 90 नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं you are conserving that 100 रुपीज। इन द सेम वे कंजर्वेटिव फोर्स, तो अब ये इसका मतलब ये ऐसा कोई फोर्स होगा जो किसी चीज को कंजर्व कर रहा होगा। तो क्या कंजर्व कर रहा होगा? सुन लो, जैसे तुमने पैसा कंजर्व किया, तो मैं बोल रहा हूँ यू आर कंजर्वेटिव, इसे बोलते हैं बहुत कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव लोग क्या होते हैं? मॉडर्न एंड कंजर्वेटिव, जो रोक के रखते हैं कि नहीं दिस इज माय कल्चर, तो उसको कंजर्वेटिव बोलते हैं, कि वो चेंज नहीं होना चाहते। इन द सेम वे, तो द फोर्स तो क्या कंजर्व करेगा? उसको बोलते हैं मैकेनिकल, ये सबको पता होगा एटलीस्ट, मैकेनिकल एनर्जी। यू नो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, के काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ तो अगर उस कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, जैसे मेरे ऊपर फोर्स लगा हुआ है, चारों तरफ से फोर्स लगाया तुमने, बट मेरी मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो व्हाट आई विल से कि द फोर्स ऑन मी आर कंजर्वेटिव. समझ में आ रही बात? तो मैं क्या बोलूंगा, इफ मैकेनिकल एनर्जी ME मींस मैकेनिकल एनर्जी remain conserve is doesn't change, not increase not decrease, constant होता है. Mechanical energy remain conserve, then the force acting on the object is known as conservative force. It's not so easy concept है ना, थोड़ा सा इसमें टेंशन होती है. सुनो, कंजर्वेटिव फोर्स है लेकिन वो कंजर्वेटिव है, तो किसको कंजर्व किया? मैकेनिकल एनर्जी. तो अगर उस ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्व मींस कांस्टेंट भी बोल सकते हो तुम, यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ रिमेन कंजर्व, और यू कैन सिंपली से कांस्टेंट, डजंट चेंज, कांस्टेंट, देन द फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव. तो ऑब्वियसली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होंगे? क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस, और यू कैन से ऑल अदर, या ऐसा बोल सकते हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सिंपल क्या है? अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स. सिंपल एक और टर्म यूज कर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देयर आर सो मेनी वेज टू आइडेंटिफाई. एक सिंपल तरीका बता रहा हूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है. क्या है? ऑल टाइप ऑफ resistive forces are non-conservative. Example बताओ. Resistive force. What is mean by resistive? That resist motion. For example, friction. Friction is resistive force. और बताओ, viscous force. Viscosity जिसको बोलते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है. And drag force. All type of resistive forces are non-conservative nature. Simple, identify करना. Conservative force क्या होगा उसकी प्रॉपर्टी? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी. Buoyant force, no, buoyant force is not something non-conservative. Okay, buoyant force is not resistive force. ठीक है. अब सुनो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है. सुनो ध्यान से देखो, मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट. मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होने. नो, ओनली मैकेनिकल एनर्जी मस्ट कांस्टेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो काइनेटिक एनर्जी इज अलाउड टू चेंज, पोटेंशियल एनर्जी इज अलाउड टू चेंज, बट दोनों का सम चेंज नहीं हो सकता. इन द सेम वे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इज 10 joule and potential energy is suppose 8 joule. okay, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? 18 जूल. अब क्या हुआ? ये तो पहले था, इनिशियल स्टेट में था, फाइनल स्टेट में हो गया. काइनेटिक एनर्जी 10 से समझ 12 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 10 से 12 हो गई, बट पोटेंशियल एनर्जी 8 से 6 हो गई. तो अभी भी मैकेनिकल एनर्जी कैसी है? कांस्टेंट, क्योंकि अभी मैकेनिकल कैसी है? 18. तो अपने को मतलब किससे होता है? मैकेनिकल एनर्जी. उसके अंदर का बॉक्स चेंज हो सकता है, लेकिन बॉक्स नहीं चेंज होना चाहिए, उसके अंदर की चीज चेंज हो सकती है. ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स ये हुआ. और एक कंजर्वेटिव फोर्स, अच्छा मैंने वर्क से स्टार्ट किया था ना, तो इसमें वर्क तो अभी आया नहीं, तो जस्ट इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स. नाउ वर्क कम्स. कौन वर्क करता है? फोर्स. तो इन दोनों के वर्क में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? work done by
conservative force, so no, work done by conservative force is independent of path. इसका क्या मतलब है यार? सुनो ध्यान से देखो. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ. कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स. आगे यही एक्चुअली ग्रेविटेशन, मुझे एक स्टेटमेंट बताना था बस, मुझे सिर्फ इतना लिखना था कि ग्रेविटेशनल फेज अ कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन उसको बताने के लिए मैंने सारी चीजें बताई. ठीक है, वहां से भी मैं निकल सकता था बता के, बट ठीक है चलो. ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. तो चलो देखते हैं. अब ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ध्यान सुनो. सपोज मैंने ये मार्कर उड़ाया, चलो ये मार्कर उड़ाया इधर, समझो मैंने अभी यहां पे रखा था, मैं इसको उठा के यहां पे ले गया, इतना ऊपर. ठीक है, यहां पे ले गया, तो यहां से यहां पे ले गया. तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कुछ काम किया, वो वर्क डन हम बाद में निकालेंगे. बस समझो, नीचे फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो वर्क किया है, लेकिन नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव बाद में देखेंगे. लेकिन ये ग्रेविटेशनल ने वर्क किया है, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो वर्क हुआ. सुनो, अगर मैं इसको यहां से यहां ले जा रहा हूं, वर्क हो रहा है, बट अब मैं इस पाथ से नहीं ले जा रहा हूं, अब मैं ऐसे ले जाऊंगा. पहले इधर ले जाऊंगा, फिर इधर ले जाऊंगा, फिर इधर ले जाऊंगा, फिर ऐसे ले जाऊंगा. समझ में आ रही बात? मैंने एक बार में डायरेक्ट ऐसे ले गया, मैं यहां से यहां, अब मैं यहां से पहले इधर ले गया, फिर इधर ले आया, फिर इधर ले आया, फिर ऐसे ऐसे करते हुए फिर यहां पे ले आया. तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मार्कर इज सेम, बट पाथ इन बोथ द केस वाज डिफरेंट. समझ में आ रही बात? तो अगर इन दोनों पाथ, दोनों केसेस में मैं वर्क डन निकालूं, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन बोथ द केस विल बी सेम. ये मतलब होता है. क्यों होता है? जब हम वर्क एनर्जी पावर, याद है 11th के चैप्टर में मैंने लिखा था वर्क एनर्जी पावर, जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में देखेंगे, लेकिन जस्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा पाथ का मतलब क्या हुआ, कि ऐसा अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो कहां से कहां ले जा रहे हो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, किस रास्ते से जा रहे हो उसको फर्क नहीं पड़ता. समझ में आ रही बात? तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. इसको मैं यहां बना दे रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ए है, तो ए से मुझे यहाँ पे बी पे ले जाना है, तो एक पाथ ये हुआ, समझो ये बी पे पहुंच गया, दिस इज बी. एक पाथ ये हुआ. दूसरा पाथ समझो ऐसे ले गया मैं, कुछ और ऐसे हो गया. देयर आर 3 पाथ्स है ना, 1 2 and 3. तो if force acting is this, F is conservative, then work done by force in 1 is equal to work done by the force in 2 is equal to work done by the force in 3. दोनों. अगर फोर्स F लग रहा है and F is conservative, if F is what? Conservative. और इसको F कंजर्वेटिव फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? FC, C सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं. C सबस्क्रिप्ट लगा दिया तो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NC लगाते हैं, FNC मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड कंजर्वेटिव इज FC. तो if a force F is acting and that is conservative, then work done in these 3 different paths will be same, क्योंकि initial and final position is same. ये मतलब होता है. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी नंबर था लिख लेना. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. तो पॉइंट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो 7 8 जो भी था, क्या नंबर था लास्ट? व्हाट वाज द लास्ट नंबर प्रॉपर्टी? 7. 7. नाउ 8 property is it is a conservative force. Conservative force. This one. इसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन पाथ? यस, बिल्कुल. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड करे. इट्स नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, है ना, नहीं भी डिपेंड करेगा तो भी हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव. नॉन कंजर्वेटिव का प्रॉपर्टी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? डिसिपेट होती है, लॉस होती है, खर्च हो जाती है. यहां पे इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव. ठीक है. जैसे फ्रिक्शन देख लो. फ्रिक्शन, अगर मैं फ्रिक्शन सब सरफेस पे मेरे को
घसीटते हुए ले जाना है। तो सोचो जितना दूर, जितना लंबा पाथ ट्रैवल करूंगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन वर्क करेगा ना, फ्रिक्शन उतना ज्यादा एक्ट करेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज्यादा होगा जितना लंबा पाथ होगा, ठीक है। एंड फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं इसको। किसी को डाउट है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहती है, क्या होती है ना? हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है। अगर सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी वर्क कर रहा है, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी अगर वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। देखो एक ये एक्चुअली एक थियरी है, ये अभी तक प्रूवन नहीं है। कैन मैकेनिकली बी लॉस्ट, क्या पूछा तनिष्का, कैन मैकेनिकली बी लॉस्ट इन फॉर्म? यस ऑफ कोर्स, मैंने बताया ना ये होती है, बिकॉज एनर्जी changes its form. Work is a form of energy. Work is a form of energy, and in mechanical energy there is kinetic and potential. Potential and kinetic are two form of energy. So you can convert one form of energy into another form of energy. No issue, है ना? और मैकेनिकल लॉस एक्चुअली फ्रिक्शन में यही होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, इसलिए वापस नहीं आती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कांस्टेंट, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया, मेरे हाथ से चला गया, तो मैं तो नहीं काम कर रहा हूं अभी ये सिर्फ कौन सा फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है? जब तक मेरे हाथ पे है तब तक मैं काम कर रहा हूं और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों वर्क कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने छोड़ दिया, फेंक दिया ऐसे उठा के, तो जब तक ये एयर में है, तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं क्योंकि आई एम डिटैच्ड। कौन काम कर रहा है? ग्रेविटी। तो सोच कर देखो क्या होता है, जैसे तो ऊपर फेंकते हो, अगर स्लो मोशन में देखोगे तो मेरे हाथ से निकलते ही इसकी वेलोसिटी या स्पीड सबसे ज्यादा होती है, एंड स्पीड इज मोर, इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज द मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है धीरे धीरे स्लो होता है ना, स्लो होता है, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के रुक जाता है। तो हुआ क्या, देखो स्लो मोशन में अगर देखें तो यहां से यहां तक, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द टॉप मोस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, बट हाइट बढ़ी ना, एंड हाइट मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, बट अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, ध्यान से सुनना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब जाती है तो ये रुक जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी है? 0। तो हुआ क्या, तो और स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या थी उसके पास? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैंने यहाँ रेफरेंस लिया हुआ है, रेफरेंस में बाद में समझोगे, बट समझो यहाँ मेरे हाथ पे मैंने रेफरेंस लिया था, तो यहाँ पोटेंशियल 0 है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे काइनेटिक 0 है बट पोटेंशियल मैक्सिमम है। तो एक्चुअली हुआ क्या, ऑल द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बट इन सच अ वे दैट मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ये सारी चीज होती है। नेक्स्ट देखो, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, कोई इसका मतलब है नहीं प्रूफ, लेकिन फिर भी हम लोग यहां बोल सकते हैं। देखो जैसे M1 M2 आर 2 मास, तो सम साइंटिस्ट सेज दैट कि देखो अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, तो यार ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे मैं तुम्हें पकड़ के खींचता हूं तो तुम देख लेते हो कि सर आपने हाथ लगाया और मेरे को खींच लिया, तो मेरा हाथ तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ तब जाके मैं तुम्हें फोर्स लगा पाया। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सर अर्थ और एप्पल के बीच में भी कोई इंटरेक्शन है, कुछ इंटरेक्शन है, कुछ अर्थ से हाथ निकल के तो नहीं आ रहा है लेकिन कुछ पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं कि अगर M1 M2 आर देयर एंड दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, इट मींस कि M1 के अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकले और M2 के अंदर से भी कुछ पार्टिकल्स निकले, ठीक है, तभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स पॉसिबल हुआ। तो इसको बोलते हैं कि द फोर्स इज, और वो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स, उस पार्टिकल क्या बोलते हैं? ग्रेविटॉन।
ग्रेविटॉन। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन पढ़ना है अपने को, ठीक है। अभी तक इसका बहुत एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये स्टैब्लिश्ड है, ये लोग मानते हैं, हमें पता नहीं है बट है ना। तो ग्रेविटा, तो इसको कैसे करेक्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं स्टेटमेंट में, ग्रेविटेशनल फोर्स is mediated by gravitons। जैसे मेरे अंदर से हाथ निकल के तुम्हारे ऊपर गया तो तुम क्या बोलोगे, सर योर हैंड इज मीडिएटेड, मेरे हाथ ने तुम पे फोर्स लगाया। इन द सेम वे m1 m2 के बीच में कुछ पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है ना, उस पार्टिकल को क्या बोला, ग्रेविटॉन। इससे ज्यादा अपने को पता नहीं है, समझ में आ रही बात, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटॉन। तो ये हुआ तुम्हारा इसकी ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टी। किसी को डाउट है कुछ पूछ लो। पूछे कोई? अच्छा चलो, ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं सर, तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल क्या होता है? सुनते हैं ना कि ब्लैक होल क्या करता है, सब कुछ को अपने अंदर खींच लेता है, इवन लाइट को भी पास नहीं करता है, लाइट को भी जाने नहीं देता है। तो एक्चुअली क्या होता है, सुनो, जो ब्लैक होल है, वैक्यूम नहीं होता। ब्लैक होल इज नथिंग बट इट इज वेरी इंटेंस, वेरी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड। सोच कर देखो, अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो हम सब अर्थ पे क्यों हैं, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड अपने को रखा हुआ है। एप्पल नीचे क्यों गिरा अर्थ की तरफ, अर्थ ने खींच लिया क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग था। जस्ट इमेजिन कि अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो लाइट को भी ना जाने दे, तो अर्थ विल बिकम व्हाट, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल इज नथिंग बट अ celestial body that have so huge gravitational force that doesn't allow even light to pass, है ना। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और कैसे होता है वो, ऐसे होता है, तुम समझ लो, वो डेंसिटी का एक थोड़ा टर्म है। बस ऐसा बोलते हैं कि एवरी स्टार विल बिकम ब्लैक होल, क्योंकि वो वाइट ड्वार्फ, वो सारी चीजें चलती रहती हैं, वो फेजेस ऑफ स्टार्स होते हैं लाइफ के, तो उसमें एक पार्ट आता है। तो ऐसा बोलते हैं कि व्हेन सन विल बिकम अ साइज ऑफ फुटबॉल, है ना, अगर सन का जो साइज है अगर वो फुटबॉल के साइज का बना दो उसको, देन अर्थ, सन विल बिकम व्हाट, ब्लैक होल। सन सबको अंदर खींच लेगा, जितने हमारे पूरा सोलर सिस्टम सन के अंदर चला जाएगा, ठीक है सर। Is the gravitational force very strong because all of the matter of the planet or whatever the star is has been squeezed into a tiny space? yes of course। तो here density comes, जैसे अभी तक मैं तुम्हें डेंसिटी बनाई, डेंसिटी डिपेंड नहीं करता, बट एक्चुअली क्या होता है जब हम इसको दिखाएंगे ऐसे, so gravitational particles present in space to between places, yes। इसके बारे में हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता सकता मैं, ग्रेविटॉन्स, क्योंकि अभी तक मैंने जैसे ऑलरेडी बता दिया कि ग्रेविटॉन वो रिसर्च का पार्ट है, अभी चल रहा है। एक आइडिया है साइंटिस्ट का कि वो चल रहा है, और वो आइडिया वैलिड है, ऐसा नहीं है कि वो फेक आइडिया है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं मिला है अभी तक। ना तो हमें ग्रेविटॉन्स की प्रॉपर्टी पता है, बट एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल हमने इमेजिन किया हुआ है कि सम पार्टिकल इज देयर, तो उसको नाम पहले दे दिया, मिलेगा बाद में, बट पहले नाम दे दिया ग्रेविटॉन्स, ठीक है। तो हाँ, जैसे मैंने बताया कि ऐसा होता है कि जैसे सन, कोई भी चीज अगर छोटी होगी, जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं तुम्हें, फोर्स F, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, G m1 m2 by r स्क्वायर। सोचो R में चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो यहां से वी कैन रिप्लेस दिस मास, सब जो ये सन है, वहां से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकलती है। एक्चुअली कई टर्म आते हैं, बट सिर्फ मैं ये बता रहा हूं, आई कैन रिप्लेस दिस मास बाय वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो यहां से अपने को क्या पता चलता है कि अगर डेंसिटी ज्यादा, देखो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो जाएगी नहीं, तो अगर डेंसिटी बढ़ता जाएगा, मास नहीं चेंज हो रहा है,
मास नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि सन का मास तो वही है ना, सन इतना बड़ा है। सपोज अगर मैं सन के साइज को कम कर दूं तो भाई सन का मास पहले इतने में डिस्ट्रीब्यूटेड था, अभी इतने में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास ऑफ द सन इज नॉट चेंजिंग, व्हाट इज चेंजिंग? डेंसिटी। तो यहां पे डेंसिटी का रोल आता है, ठीक है। तो अभी मत करो, ठीक है, अभी जब मैं ग्रेविटेशन सिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके आगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का टर्म आता है ना, जिसको तुम क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो सब मत जाओ वहां पे, ठीक है। पर ऐसा समझ लो कि जब मास बिल्कुल स्क्वीज हो जाता है और पूरा मास एक छोटे से टाइनी स्पेस में कॉन्सेंट्रेट होता है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत इंटेंस हो जाता है। ओके, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटॉन्स, दैट्स इट। ये हमारी सारी जितने भी प्रॉपर्टी पॉसिबल थी ग्रेविटेशनल फील्ड की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, मैंने बात कर ली है। कोई डाउट है किसी को? नो, ठीक है। तो आओ देखो, ग्रेविटेशन कर लिया तो बाकी सबका इजी है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक ही बोलोगे कोई इशू नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सेम प्रॉपर्टी, मैं फटाफट लिखाऊंगा, बहुत डिटेल में बोल दिया, वहां पे सारी चीजें सेम है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ जैसे वहां पे न्यूटन्स लॉ आता है वैसे यहाँ पे कुलम्स लॉ आता है। वहां पे फोर्स बिटवीन मासेस होता है, एंड हियर it the force due to charge है ना, वहां पे ड्यू टू मास, यहाँ ड्यू टू चार्ज। जैसे वहां पे फॉर्मूला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या था, G m1 m2 by r square, and here it will become K q1 q2 by r square, ऐसा देखो। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ये क्या होता है, इट माइट बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। अगर प्लस चार्ज तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अगर प्लस माइनस अपोजिट चार्ज तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इन द सेम वे माइनस तो दे विल अगेन रिपेल। मींस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्टिव भी होता है और ये रिपल्सिव भी होता है। नंबर 3, थर्ड डिफरेंस, जो वहां पे देखो ग्रेविटेशन को अच्छे से करो, बाकी सब मोर और लेस सेम ही होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत पॉइंट्स उसी लेवल उसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय मीडियम ना, मीडियम का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में मीडियम का इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, देयर आर टू चार्जेस, अगर मैं उन दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे एयर में रखूं एंड फिर उसी सेम डिस्टेंस पे वाटर पे लेकर चला जाऊं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल चेंज। ओके, तो क्या बोल सकते हैं, it is affected by medium, correct, जनरली डिक्रीज होता है, it is affected by the medium। नंबर 4, और बताओ क्या था, यस, इनवर्स स्क्वायर ला। देखो ये भी तो देखो ये सेम है कि नहीं, 1 by f is 1 by r square, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, f is inversely proportional to r square, तो it also follow inverse square law। नंबर 5 क्या था, याद करो, कंजर्वेटिव था, ये भी क्या होता है, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, 6th, और क्या था, और बताओगे कुछ?
7th, ठीक है. And for example, like gravitational force was mediated by gravitons. उनके बीच में exchange होता है. In the same way, it is mediated by range. Yes, range. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहां पे काम करता है? न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन. एंड ऑल्सो अगर बहुत दूर होगा तो भी, तो ये भी क्या होता है? इट्स ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स. लॉन्ग रेंज फ्रॉम सब एटॉमिक लेवल टू द इंटरस्टेलर. ठीक है, सारी चीजों पे डिपेंड करता है, वेरी करता है. 7th, तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ थर्ड मास. यस, तो यहां पे भी सेम चीज होगी कि Q1 Q2 के बीच का फोर्स will be independent of, will be unaffected by presence and absence of other charge. समझो Q1 Q2 फोर्स चार्जेस हैं, तो अगर कोई थर्ड या फोर्थ कोई भी और एक्स्ट्रा चार्ज आसपास आता है, तो लेकिन इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड. ठीक है, तो खुद से लिख लेना वो सारी चीजें यार. ठीक है, मैंने डिटेल में बता दिया, सारी चीजें नोट कर लेना. नंबर 7, वहां पे ग्रेविटॉन मीडिएट करता था. इन द सेम वे electrostatic force, it is mediated by photon. पार्टिकल होता है, इसको फोटोन बोलते हैं, है ना. वहां पे ग्रेविटॉन था, here फोटोन. ओके, बस जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी. कोई डाउट? हाँ, यस, एक चीज और मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं. यस, एक चीज इंपॉर्टेंट पता ही नहीं यार, किसी ने याद में नहीं दिलाया. ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी. इन चारों फोर्स में ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स. तो वीक, जस्ट राइट डाउन ना, ग्रेविटेशन इज, इधर लिख देता हूं जो भी नंबर था, 8 9 ग्रेविटेशन में आएगा वो 9 नंबर. ग्रेविटेशन gravitational force is weakest force in nature. इन चारों में सबसे वीक कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं. वीकेस्ट फोर्स कौन है? ग्रेविटेशन. नेक्स्ट, अब मुझे बताओ चार्ज एंड मास. मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, charge without mass is not possible. True, false? Charge without mass is not possible. ध्यान से सुनो पहले. Charge without mass is not possible. True, false? False. Charge without mass is possible. You mean to say? हाँ, मैंने क्या बोला? सुनो फिर से. Charge without mass. Charge without mass is possible. False. Good. Charge without mass is possible. ऐसा नहीं हो सकता. चार्ज होगा तभी जब मास होगा. विदाउट मास कोई चार्ज नहीं हो सकता. समझ में आ रही बात? बट उल्टा सुनो, मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल. मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल. बताओ भाई, करेक्ट? ट्रू, फॉल्स? यस, ट्रू. क्लियर? तो याद रखना क्या है ये, मैंने क्या बोला. एग्जाम्पल बता सकते हो? मास विदाउट चार्ज. मास विदाउट चार्ज. ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन. मास विदाउट न्यूट्रॉन. यस, गुड. मास विदाउट चार्ज is possible. Example, न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है क्या? न्यूट्रल होता है ना, तो ये नहीं हो सकता. यहां पे बिल्कुल सही है, मास तो है बट चार्ज नहीं है, तो मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल. बट चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल. टू कीप चार्ज, चार्ज किसके पास होगा? मास के पास होगा ना.
तो वो होता ही है, ठीक है। ये बातें होगी, ठीक है। चलो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं। ओके चलो आज इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम हो गया अब भी। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, दो बचे हुए हैं, बहुत छोटे हैं, सिंपल है वो हम फिनिश करके फिर आगे मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैथ स्टार्ट करेंगे, होमवर्क मैं पोस्ट करूंगा तुम्हें कुछ, ठीक है। और पीछे का जो मैंने पूरा बताया एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना, और प्रॉपर नोट्स बनानी है तुम्हें। एक पेन पेपर जैसे मैं लिखता हूँ वैसे तुम्हें अपने कुछ ऐड करना है, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो यू कैन ऐड, डेफिनेटली यू कैन एनरिच योर नोट्स, है ना। कोई बुक फॉलो नहीं करनी है, ठीक है, टेंशन नहीं। और मैथ्स के लिए कोई बुक खरीदनी नहीं है, जो मैं सिखाऊंगा वो उतना सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। कोई डाउट है पूछो, अदरवाइज एंड करूं मैं मीटिंग। नो? ओके गुड, ओके थैंक यू।